तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है और सभी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। स्क्रीन नहीं आ रहा? स्क्रीन नहीं आ रहा क्या? स्क्रीन नहीं आ रहा? आ रहा। चिंत्या, कुछ नेटवर्क का इशू है, फिर से आप ज्वाइन कीजिए। चिंत्या, फिर से आप ज्वाइन कीजिए। बाकी लोग को दिख रहा है थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है बीच बीच में। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस तीसरे क्लास में मैं निश्चित निकुंज आप सभी का एकदम वैसे ही अंदाज में स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, है ना। आप सभी का स्वागत है तीसरे क्लासेस। इसके पहले हम पढ़ रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो 12th का जो प्लेज चल रहा है उसमें का इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि टर्म 2 में 40 मार्क्स का पेपर, 40 मार्क्स के पेपर में 18 मार्क्स, एक अच्छा खासा मार्क्स का वेटेज लेकर ये पेपर आया है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इंट्रेंस में अभी तक इससे सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी पढ़ाएंगे, जितना भी पढ़ाएंगे, आप लोग सुनिए ध्यान से, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस थ्योरी पार्ट ही है। बस समझिए कि कथा सुनना है, हाथ जोड़कर सोना नहीं है, ठीक है। नींद आएगी तो बता दीजिएगा बीच में, पानी आपको मतलब मार के उठा देंगे। चलिए, तो इसके पहले अनएम्प्लॉयमेंट में, इसके पहले दो क्लासेस हुई है। इसके पहले वाले क्लासेस तो हम लोग पढ़े थे, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप पढ़े थे, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉजेस पढ़े थे कि क्या क्या किस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। उज्जवल से पूछ रहे हैं भैया जी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है या फिर स्टैटिक इकोनॉमिक्स? ये इकोनॉमिक्स का एक अलग सा मतलब पार्टी है ये ना। मैक्रो आ रहा है ना, माइक्रो आ रहा है या मैक्रो आ रहा है? मेरे हिसाब से मैक्रो आ रहा है यूनिट ये 2 में, शायद मैक्रो आ रहा है। दो ही तो आ रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो आ रहा है। मैक्रो आ रहा है, माइक्रो थोड़ी आ रहा है, मैक्रो आ रहा है। चलिए, रिमेडियल मेजर्स हम लोग पढ़ेंगे फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट के को कैसे हटाया जाए, तो सबसे पहला इसमें आता है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ठीक है। हमारा जीडीपी जो है उसको अगर जब बढ़ाया जाए, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट, उसका ग्रोथ रेट जब तक हम बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा बढ़ेगा। जीडीपी कैसे बढ़ेगा? जब हमारा डिमांड बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर हम यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ने का मतलब ही कि लेबर सप्लाई का भी डिमांड बढ़ेगा। लेबर सप्लाई का डिमांड बढ़ेगा तो बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोग एम्प्लॉयड होंगे, चाहे वो किसी फील्ड में हो, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड में हो या वेज एम्प्लॉयमेंट में हो, मतलब या सेल्फ एम्प्लॉयड में हो, ठीक है। तो जब जीडीपी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो फिर एग्री जो भी लेबर सप्लाई उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो फिर उसके बाद जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग जब देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए कैसे मतलब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिखा है कि रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी स्लोड डाउन, है ना। एडिशनल जॉब क्रिएटेड डू नॉट फॉल शॉर्ट। जैसे कि मान लीजिए जॉब कितना बढ़ रहा है, अब आप देख रहे हैं कि जॉब जो आ रहा है कहीं भी 1,000 वैकेंसी निकल रही है, ठीक है, लेकिन लोग लगातार मतलब बर्थ रेट जो है वो बढ़ा हुआ है, लोग लगातार जन्म ले रहे हैं, लोग लगातार एलिजिबल होते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या लगता है 1,000 जॉब अगर आता है 12th के बेस पे, तो क्या 1 ही 1,000 लोग 12th पास आउट करते हैं क्या? स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड को मिला ले तो क्या सिर्फ इंडिया में 1 ही 1,000 स्टूडेंट मतलब पास आउट करते हैं? 1 ही 1,000 स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं या मतलब उसके लिए लायक होते हैं? नहीं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, एकदम लाखों में स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप खुद देखिए परसेंटेज की जॉब जो है वो इतनी वैकेंसी इतनी कम है और इतने ज्यादा लोग जो है वो आ रहे हैं, तो इसीलिए उस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्योंकि देखिए एक और चीज होता है, घर में जैसे किसी घर में छोटी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली मतलब स्मॉल फैमिली होती है, 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो उस पर लोग फोकस कर पाते हैं, उसे लोग पढ़ा पाते हैं, उसे लोग ज्यादा स्किल कर पाते हैं, है ना। वो लोग ज्यादा मतलब लिटरेट होते हैं, मतलब वो पढ़ पाते हैं। लेकिन किसी फैमिली की इनकम कम है और अगर 5-6 बच्चे हैं तो ऊपर से 1-2 बच्चे पढ़ पाते हैं, लेकिन तीसरे चौथे पे ध्यान कम होता चला जाता है और पांचवें छठे पे जाते जाते एकदम खत्म हो जाता है। इसलिए वो लोग अपने आप को मतलब वो लोग की स्किल पे ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब पेरेंट्स के जो द्वारा, और वो खुद भी ध्यान नहीं देते हैं, है ना। इस कारण से और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है, इसी कारण से वो स्किल नहीं होते, स्किल नहीं होते तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? कोई उन्हें जॉब पे रखेगा? जब स्किल ही नहीं होगी तो कोई उन्हें जॉब पर रखेगा? जमाना इतना आगे बढ़ रहा है, अपग्रेड हो रहा है, यहाँ पे मशीन्स लोगों का जॉब खा रहा है। अगर आप स्किल ही नहीं होंगे, अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको कौन जॉब देगा? है कि नहीं? मेरे बात से एग्री करते हो या नहीं इन दोनों पॉइंट से? इसलिए पॉपुलेशन के ग्रोथ पे कंट्रोल करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर,
अब एक बात बताइए, आपको डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको मैंने बताया था कि गांवों में 70% आबादी रहती है, इसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है ना, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अब प्राइमरी सेक्टर पे लोग मेहनत कर रहे हैं क्योंकि जो भी उनका फल सब्जी, जो भी फूल, जो भी वो उगाते हैं, जब वो बाहर जाएगा या जो लोग बाहर जाकर बेचेंगे तो फिर उनसे अपना लिवलीहुड चलाएंगे, जो उन्हें पैसा अर्न होगा। अब एक बात बताइए, जब एग्रीकल्चर सेक्टर खराब होता है या उनकी फसल खराब होती है, तभी ना मतलब वो लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब वो अर्न नहीं कर पाते हैं, इसी कारण से, और जो ज्यादा इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, तो जब जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी को जब हम उसमें मिक्स करेंगे, लाएंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू, इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, रोड बढ़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा पैनल है उसको जितना ईज करेंगे, ईज ऑफ वर्क बहुत जरूरी होता है ना, ईज ऑफ वर्क बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं आप लोग का क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं मतलब मान लो कि मैं वाराणसी में मतलब एक ब्रांच खोल देता और वहां पे क्लास लेता, तो शायद, आप लोग एक बात बताइए, तो क्या जो लोग बिहार में, झारखंड में, एमपी से जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट आप लोग सुन रहे हैं, या बंगाल से जुड़े हुए हैं, क्या आप लोग मेरा क्लास अटेंड कर पाते ऑफलाइन? क्या आप लोग मेरा क्लास अटेंड कर पाते? नहीं कर पाते, एकदम नहीं क्लास अटेंड कर पाते आप लोग, क्योंकि आप लोग दूसरी जगह रहते हैं। लेकिन ईज ऑफ वर्क हुआ, ऑनलाइन हुआ, मैं अपने घर पे बैठ के आराम से एकदम तक बैठ के यहाँ पे बेड पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग एकदम लेट के सुन रहे हैं, खाते खाते सुन रहे हैं, कोई लोग रोड पे ट्रेवल कर रहा है ना। अभी फेलो जिस्टर जी आए थे, वो एकदम चल रहे थे रोड पे, है ना, अपने दोस्त से ब्लूटूथ मांग रहे थे, और बीच बीच में करते, इसीलिए ईज ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। ईज ऑफ वर्क जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जब ईज ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, यानी प्रोडक्टिविटी में जो इजी, जो भी मतलब उसको फैसिलिटेट करने वाली सर्विसेज जो है आ जाएंगी, जैसे टेक्नोलॉजी का हो गया, पेस्टिसाइड्स का हो गया, ये सब आसानी से मिलने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, तो फिर जो हम लोग टेक्निक जब वहाँ पे अच्छा हो गया, जहाँ पे लिखा हुआ है लैंड लॉस को जो भी रिफॉर्म कर दिया गया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे बढ़ाया गया, वहाँ पे लोगों में लोन की सुविधा बढ़ाई गई, तो फिर हमारा मेरा जो है अनएम्प्लॉयड लोग कम बचेंगे। अब आगे है इंकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस। अब जैसे स्मॉल स्केल सेक्टर से बहुत सारे लोग कमाते हैं, जैसे मोमबत्ती का बिजनेस हो गया, अब जैसे मान लो खोमचे वाले हो गए, जैसे मान लो गोलगप्पे वाले हैं, कोई भी अपना जिसका स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस है। ठीक है, अब ये सब जो है स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को जब तक प्रमोट नहीं किया जाएगा, तब तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रमोट किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खुद कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग मेरा क्लास दोबारा क्यों ज्वाइन करते हो? तुम लोग इसलिए ज्वाइन करते हो क्योंकि मेरी बातें समझ में आती है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ, किसी भी भाषा में बोलता हूँ, आप लोग को मेरी बातें साफ अच्छे से समझ में आती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है, या इनकी बात सुनने से मेरा क्लास ये होता है, तभी हम आप क्लास ज्वाइन करते हैं। किसी भी काम का रीजन होता है, मोटिव होता है ना, आप 500 रुपए दिए तभी आप क्लास ज्वाइन करते हैं। तो कोई भी स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस में कोई भी इंसान कब तक काम करेगा, जब तक उन्हें बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो इसलिए स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस बढ़ेंगी, उन्हें बेनिफिट होगा, तभी ना वो लोग वहां काम करेंगे, नहीं तो सीधा बिजनेस बंद ही ना कर देंगे, है कि नहीं। अब क्रैकेट में हम पढ़ा रहे हैं, एक बात बताइए, अब इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हम खुद पहले पढ़ते हैं, हम खुद मतलब, जैसा मैंने बताया कि मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज से पढ़े हुए बहुत साल हो गया और बहुत सारा चेंजेस आया, तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आकर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग क्लास ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर मैं खत्म कर दूंगा इस चीज को, अरे मैं नहीं एफर्ट लगा पाऊंगा अपने साइड से, तो इसीलिए वो पुश होना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस में लेबर फाइनेंस, टेक्निकल ट्रेनिंग, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें, मार्केटिंग जो है, इन सबको इंकरेज करना बहुत जरूरी है। सब इंकरेज होगा तो फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इंप्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एकदम क्लियर कट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, वो एक ऐसा पार्ट है, आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर किस सेक्टर में आता है? बेसिकली आप लोग को पता है किस सेक्टर में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आता है किस में आता है? आप लोग को पता है किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है वो जनरली जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो सबको प्रमोट करता है। ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर को भी प्रमोट करता है और टर्शियरी को भी प्रमोट करता है। ठीक है, तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब तक इम्प्रूवमेंट होगा, यानी रोड बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, बैंकिंग सर्विसेज खुलेंगी, सब चीज का ये सब फैसिलिटीज जब तक बढ़ेगा, हमारा हेल्थ बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, तो फिर हमारा देश जो है वो ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो इसमें नौकरी मिलेगी, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ठीक है, तो फिर इंडस्ट्री सेक्टर को भी कैपेबल बनेंगे, वो एनेबल करेगा एग्रीकल्चर को भी आगे बढ़ने में। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, एसईपी है ना, एसईपी, एसईपी, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि
वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, और वेज एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इन सबको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है कि एक ऐसा एक्सचेंज होता है जहाँ पे कितने लोग अनएम्प्लॉयड है उसका रजिस्टर्ड मेंटेन रहता है, और क्या क्या उनकी नीड है, किस बेसिस पे उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट को या फिर जो एजेंसीज को बताया जाता है कि आप इस तरीके की जॉब की डिमांड है, इसके बीच में स्किल जो है या जो भी है, अभी बहुत ज्यादा जनता जो है इसकी डिमांड करी, तो उस तरीके का जॉब अगर है, वैकेंसी है, तो उसको लाया जाए ताकि हमारा एम्प्लॉयमेंट देश का बढ़े। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जितने भी है उन सबको जो है बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि जो है बीच में इमीडिएटर का काम करता है, जॉब गिवर्स और जॉब सीकर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज मतलब कैंडिडेट के बीच में जो है वो काम करता है, उसका इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? कैसे? जैसे कि मान लो कि अब वेरियस फैसिलिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ट्रेनिंग ऑफ स्किल। आप लोग एक सोनी पे एक आ रहा है, आप लोग देखते हैं आप लोग, शार्क टैंक का एक आ रहा है ना, इनोवेटिव आइडियाज को लाना है ना, एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है आजकल। देखते हैं कि नहीं? शार्क टैंक नाम सुने कि नहीं? शार्क टैंक का, शार्क टैंक आ रहा है, जहाँ पे आइडियाज वहां पे बताए जाते हैं, वहां पे सब चीज है ना। तो वो क्या है, एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ट्रेनिंग स्किल, मतलब कोई एक आइडिया लेकर आता है कि हम इस चीज का बिजनेस करेंगे, हम अपना एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ताकि जो भी है उन सब चीजों को लेकर हम जॉब लेंगे नहीं, जॉब देंगे, है ना। लोग कहते हैं कि जॉब हम जॉब करेंगे नहीं, हम 10 लोग को जॉब देंगे, है ना, उस तरीके से। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग स्किल्स करना, सप्लाई ऑफ इनपुट्स, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जनरेट मोर सेल्फ, मतलब कोई अगर काम करे, देखो दो चीज तरीके का होता है, एक होता है पुण्य करना, और एक होता है दूसरा, कोई अगर पुण्य कर रहा है उसको सहायता दोगे तो भी वो पुण्य में ही काउंट होता है। तो कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे सपोर्ट कीजिए। ठीक है। जैसे क्रैकविड सीईटी जो है एक कम, इसका मोटिव क्या है कि कम पैसे में यानी एकदम रीजनेबल में, ताकि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी अपने आप को एनरोल करा पाए और अच्छी से अच्छा क्लास ले पाए। ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ सीख पाए, है ना। तो यहाँ पर हमारे जितने भी कॉलेज के लोग हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल है, जो भी हमारे प्रोफेसर हैं, जो भी आपके टीचर जो भी है, आप लोग वो खुद आप लोग को सजेस्ट करते हैं कि यू हैव टू ज्वाइन क्रैकेट सीईटी, है कि नहीं? सही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं? आपके प्रोफेसर जो भी आपके टीचर, जो भी इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, वो हम लोग को जानते हैं, वो खुद प्रमोट करते हैं कि देखो यार ये लोग उस तरीके का ये कैंपेन लाए, आप लोग के लिए लाए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, इन्हें सपोर्ट कीजिए और कुछ सीखिए यहाँ से, है ना। तो ये सब चीजें कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, उसे प्रमोट करना, क्रिएट करना, तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक कम होगा। रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, कल मैंने बताया था, देखो जो जो कॉजेज है, देखो किसी को अगर नहीं समझ में आता है, तो जो जो कॉजेज है ना अनएम्प्लॉयमेंट के, उसको सीधा अपोजिट में कर देना। अगर कॉजेज आप लोग को याद है, सीधा आप लोग अपोजिट में कर देना, और यही लोग उसका रिमेडियल मेजर्स हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो है एजुकेशनल सिस्टम में सब बहुत सारा फ्लॉज है ना, बहुत सारी दिक्कतें हैं, है ना। या लोग अप्लाइड नहीं होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, बस लोगों को किताबी रटन विद्या रटाई जाती है, रीजन लोग नहीं जान पाते हैं, इसी कारण से एंट्रेंस में फेल कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो बोर्ड्स में 12th में 95 96% लाते हैं और एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बस रटते हैं, वो चीजों कभी सोचे दिमाग में जो नहीं डाले, कभी इनोवेटिव आइडियाज दिमाग में लाए नहीं, कभी एग्जाम्पल्स के थ्रू वो पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है। इसलिए एजुकेशनल सिस्टम को भी चेंज करना बहुत जरूरी है, वर्क ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। अगर एक बात बताइए, क्या होगा जब क्लास 8 के बाद इंसान को 1 घंटे की ट्रेनिंग दी जाए स्कूल में, एक गेम्स पीरियड है, कोई भी एक पीरियड को हटा दिया जाए और उसमें ट्रेनिंग पीरियड लगाया जाए, ताकि जिसमें टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, अब स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, उसका ऑप्शनल जो भी उसका हॉबी पूछा जाए, और उसके बाद उसकी स्किल की ट्रेनिंग दी जाए। अब जैसे स्पोर्ट्स के बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में हॉबी रखते हैं, अब चाइना या फिर बहुत सारी कंट्रीज आप ओलंपिक में सारे मेडल क्यों लाती है? वो इसलिए लाती है क्योंकि बहुत सारे लोग को क्लास छोटे सी उम्र में अगर किसी को जिम्नास्ट करना, उसकी बॉडी सपोर्ट करती है और वो उसमें इंटरेस्टेड है, उसकी हॉबी है, तो उसमें उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसे कोचेस प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तभी वो आगे जाकर 4 5 साल में एकदम बहुत पुख्ता हो जाता है ना। स्किल को डेवलप किया जाता है, सुप्रिया सही बोल रही है। तो स्किल को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोग आपके क्लास में ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं लेकिन उनका मुंह नहीं खुलता है। जब तक आज का जमाना ऐसा नहीं है, आप इंटरव्यू में जाके चुपचाप बैठ जाएंगे, आप बताएंगे कि मेरा जो है मैं टॉपर रहा था 2018 बैच का, 12th का, मुझे 100% मार्क्स आए हैं, लेकिन उससे नहीं होगा। वो आपका मुंह खुलवाएगा, आपके दिमाग का टेस्ट लेगा, तभी मतलब वो आपको रखेगा जॉब पे। इसलिए इसके लिए आपको ट्रेनिंग देना, आपको उसके लिए रेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए रिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैन पावर प्लानिंग। अब जैसे कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट जो भी है, एजुकेटेड मैन पावर का जो है उसका प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जहां पर अभी भी सीटें खाली है लेकिन लोग पढ़ने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है।
अब जैसे कि मान लो कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स कोई भी करने को रेडी ही नहीं है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है, और कॉस्ट अकाउंटिंग करने को सब लोग सीए बनने जा रहे हैं, सब लोग सीएस बनने जा रहे हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट कोई बनना ही नहीं चाहता है। ठीक है, जैसे मान लो एनडीए है, अभी एनडीए में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी डिफेंस में जो कि खाली है, अब लोग वो भरना ही नहीं चाहते हैं, सब एसएससी बैंक की तरफ भागते जा रहे हैं, है ना। तो मैन पावर की प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर गवर्नमेंट जो है ऐसा जॉब नहीं दे पा रही है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में लोगों को भी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक्सेसिव मैन पावर इन मार्केट है, एजुकेटेड लेबर है, ठीक है, लेकिन जो भी मतलब फालतू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, हाँ या ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको लिखना होगा, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा इस। चलिए, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब जैसे इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें ये कुछ ज्यादा इसमें नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बहुत सारा इसमें है कि प्राइम मिनिस्टर मनरेगा जो हम लोग का है, स्टार्ट हुआ था, है ना। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयड गारंटी एक्ट, है ना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, ये सब योजना है। जैसे बहुत सारा अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कौशल विकास आ जा रहा है, इसमें स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है कौशल विकास में। तो आप इन सब का एग्जाम्पल देकर, मैंने बताया था एग्जाम्पल देकर आप लोग लिख सकते हो और अपने आंसर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कंक्लूजन है। ठीक है, अगर देखिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बुक अगर आपके पास नहीं होगा, इनके पास सीबीएसई स्टूडेंट ये वाला बुक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़िएगा वहां से भी। ठीक है, और कंक्लूजन यहाँ पर है, तो कंक्लूजन मेरे हिसाब से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कुछ खास इससे क्वेश्चन अभी तक बना नहीं, पूछा नहीं ट्वेल्थ वालों। ठीक है, तो देखिए रिवीजन पॉइंट्स है, ये अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में लेके रिवीजन का पॉइंट का, ताकि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, 2 पेज में पूरा रिवीजन है कि जो मैंने 3 क्लासेस में, जो भी 2.5 क्लासेस जो भी कह सकते हैं मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहेगा, क्वेश्चन आंसर जो भी है। अब आगे हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर सबको समझ में आ गया। तो मेरा एम्प्लॉयमेंट का कथा समाप्त होता है, एम्प्लॉयमेंट का कथा समाप्त होता है, बोलो एम्प्लॉयमेंट महाराज की जय, है ना, एम्प्लॉयमेंट महाराज की जय बोला जाए। और अब बढ़ा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना। हम लोग रुकेंगे नहीं, मैं रुकेगा नहीं, है ना, एकदम बढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा, मैं रुकेगा नहीं, पुष्पा की तरह। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम जब तक एकदम फाड़ नहीं दे रहे, तब तक एंट्रेंस नहीं निकाल देना है, तब तक ट्वेल्थ में अच्छा मार्क्स नहीं लाना है, तब तक एकदम रुकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है। अब जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत मतलब अच्छा काम करता है, बहुत जरूरी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स to all such activities such as services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज, सर्विसेज और फैसिलिटी जो कि मतलब हमारे जितने भी सर्विस होती है ना, उसे प्रोवाइड करने में, है ना, उसे प्रोवाइड करने में जिसकी जरूरत पड़ती है, या हम ये कह सकते हैं इस तरीके से कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द टर्म, इज द मतलब थिंग फॉर द बेसिक, फॉर द basic physical systems of a nation और बिजनेस। देखो मैं पढ़ाई का आप लोग को देखो मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ कि फॉर द बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ ए नेशन और बिजनेस। देखो वर्षा पूछ रही थी कि नोट्स कैसे बनता है भैया, कैसे क्या होता है, एक पढ़ने का जनरल सा लॉजिक या फिर सिस्टम क्या होता है। देखो जैसे मैंने पढ़ाई की है, मैं अपना बताता हूँ, क्योंकि बाकी का मैं कॉपी मतलब नहीं करता, ऐसा नहीं कि मतलब मेरे अंदर अहंकार घमंड है कि बाकी लोग गलत पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। मेरा अपना मतलब एक चीज है कि आखिर करना क्या चाहिए इंसान को, कि जब भी क्लास होती है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबसे पहला चीज क्या होता है ना, कि टॉपिक जो भी पढ़ा रहे टीचर या डिलीवर कर रहे हैं, कहाँ पर है वो नजर रखो। दूसरा चीज उसको सुनो ध्यान से, एकदम चुपचाप मुंह बंद करके एकदम दांत दबा के सुनो कि आखिर वो टीचर कह क्या रहे हैं। ठीक है, और अगर आप हिंदी मीडियम से आते हैं, मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था इंग्लिश समझने में।
ठीक है। तो मैं क्या करता था ना कि मैं बुक को गंदा करता था। बुक को गंदा करने का मतलब ये नहीं कि जमीन में किचन में गिरा के बुक को फाड़ के ऐसे ऐसे रगड़ दिए। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। हाथ में पेंसिल या पेन रखो। कोई भी टॉपिक अगर मैं जब बताता हूँ ना, कोई भी टीचर जब पढ़ाते हैं, नमन भैया समझाते हैं, तो उसमें कोई भी एक ऐसा बात होगा जो नॉर्मल भाषा में वो हिंदी में नॉर्मल में समझा रहे होंगे, एग्जाम्पल या कुछ भी, आप उसका वो पॉइंट लिख लो। ठीक है। अब वहां पे पॉइंट लिख लो। जब भी आप उस टॉपिक को, बुक को एग्जाम टाइम खोलेंगे ना पढ़ने के लिए इस टॉपिक में, फिर आप आंख बंद करेंगे, क्लास को ध्यान से सुनेंगे, तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। याद आ जाएगी कि अरे अरे वो तो ऐसे बताए थे इसमें, अरे अरे वो तो ऐसे बताए थे उसमें। ये पढ़ने का ये नियम होता है जनरली। जो नोट्स की जहां तक बात है, आपका नोट्स बनते, बुक में ही आपका नोट्स बनते चला जाएगा। मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन नोट जो है आपका बुक में बनते चला जाएगा। उससे जब जब आप बुक पढ़ेंगे रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है। जो लोग हिंदी मीडियम से आते हैं वो लोग बहुत दिक्कत होता है। जो लोग इंग्लिश मीडियम में भी रहते हैं, कोशिश करते हैं रटने का। कभी भी यार एंट्रेंस हो या कोई भी चीज हो, कभी भी रटो नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज चलने का वही एक नियम होता है कि क्लास में ध्यान से सुनो। कोई भी ऐसा चीज होता है तो वहाँ पे कॉपी पेन या पेंसिल ले, उसको वहाँ पे बुक में एक पॉइंट कुछ भी लिख दो। कोई भी एग्जाम्पल दे, हम ऊट पटांग एग्जाम्पल देते रहते, ऊट पटांग एग्जाम्पल को लिख लो। जल्दी से उसको पटाख से वहाँ पे बुक को गंदा कर लो। फिर उसके बाद जब भी तुम खोलोगे देखना, तुम एक पेज लिख के देखो। कल तुम बुक को पलटोगे तो सारी बात मेरी याद आ जाएगी। तुम्हें किसी भी दोस्त से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी मेरा वीडियो का बैकअप देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और क्लास को एकदम ध्यान से सुनो, ताकि आपका दिमाग में जितना भी जीबी का आपका स्टोरेज है वो जाकर स्टोर हो जाए। समझ में आया कि नहीं, कैसे पढ़ना है, कैसे सुनना है चीजों को? समझ में आया या नहीं? सब लोग लिखेंगे। सुने कि नहीं मैंने क्या बताया आप लोग को, पढ़ने का क्या तरीका होता है? समझ में आया कि नहीं? है ना? चलिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है? ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है? अब इसमें क्या क्या सर्विसेज होती है? रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, है ना, ये सब चीजें, डैम्स, ये सब चीज होती है। एजुकेशनल सिस्टम आती है, हॉस्पिटल आता है, सैनिटरी सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये सब, बैंकिंग, इंश्योरेंस सब आता है। ठीक है। अब ये सब चीज तो आता है, लेकिन ये सब का अलग अलग टाइप है। दो तरह का टाइप है यहाँ पे। ठीक है। अब दो तरह का कौन कौन सा टाइप है? दो तरह का टाइप होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसका सीधा का सीधा मतलब होता है, ठीक है, सीधा का सीधा मतलब होता है, सीधा का सीधा मतलब होता है दो तरीके से, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सीधा का सीधा यही होता है, दैट प्रमोट्स दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। एम नहीं एन है। जो कि हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है, उसे जो हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इकोनॉमिक, लेकिन उसके जगह पे सोशल, इकोनॉमिक में एक चीज और क्या ऐड है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करता है। अब इसमें कौन कौन से, जैसे मान लो रोड्स हो गए, है ना, रोड्स हो गए, रोड्स, रेलवेज, है ना, रेलवेज या रेल रोड्स, उस तरीके की चीजें। ठीक है। ये सब चीजें आती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करती है। लेकिन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग क्यों, अब जैसे मान लो रोड आएगा, तभी तो अमेजोन डिलीवर करने आएगा मेरे घर तक। जब तक रोड बनेगा ही नहीं, तब तक अमेजोन वाला कैसे पहुंचेगा मेरे तब तक? स्विगी का जो खाना इतना बढ़िया एकदम चिकन बिरयानी मंगाए हैं हम, वो कैसे मेरे तक पहुंचेगा जब तक रोड नहीं बनेगा? ठीक है। अब हमको सीमेंट चाहिए होगा, गांव में हम घर बना रहे हैं या इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहां पे, जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, जब तक माल गाड़ी नहीं चलेगी, जब तक रेल का ट्रैक नहीं बिछेगा, तब तक कैसे होगा? कैसे इतना सारा सीमेंट पहुंचेगा गाँव में? है ना, कैसे रिमोट एरियाज में पहुंचेगा? तो रेल के थ्रू पहुंचेगा। है ना, तो इसीलिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे होते हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं एकदम सीधा का सीधा। जबकि उसके अपोजिट में, जो अपोजिट नहीं कह सकते, अपोजिट एकदम उसके मतलब साथ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो कि एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग के साथ वो जुड़े हुए हैं। मतलब ये ऐसी सर्विस जो कि इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, है ना, ह्यूमन रिसोर्स को भी जो है, इट रेफर्स टू, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, इट रेफर्स टू कोर एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज, है ना। जो हमारा स्कूल हो गया, हमारा हॉस्पिटल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, ये इन सब के, ये जो भी चीजें, जो भी डेवलपमेंट होता है, तो वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। इट फोकसेस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRM। एकदम याद रखिएगा, HRM। सोशल का मतलब ह्यूमन, इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक। देखिए एकदम सीधा, इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक,
इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक और सोशल का मतलब ह्यूमन। अब आदमी ने सोशल काम करता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग या मशीन नहीं करता है ना काम, आदमी करता है। ठीक है, तो इसका सीधा का सीधा फोकस है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें। इसका सीधा का सीधा मतलब यही है कि हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एज वेल एज हेल्दी एंड एफिशिएंट ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग को और एफिशिएंट और हेल्दी बनाएं। हेल्दी एंड एफिशिएंट, हेल्दी एंड एफिशिएंट ह्यूमन बींग, एकदम सलमान खान का टी शर्ट पे था ना लिखा हुआ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग वही वाला ह्यूमन बींग, याद आया सबको ना ह्यूमन बींग, वही वाला ह्यूमन बींग। ठीक है, चलिए अब आगे हमारा आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन अब उसके पहले कुछ पॉइंट हम लोग जानेंगे। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, हाँ वो सोशल में ही आएगा, सोशल में आ जाएगा। एजुकेशनल रिफॉर्म जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, एजुकेशन डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, वो सोशल एक्टिविटी में वो काउंट होता है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में वो काउंट होता है, इसी कारण से। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है हमारा, वो कमर्शियल इन नेचर होता है। कुछ कुछ पॉइंट हम बता दे रहे हैं, लिख लेना एग्जाम में ध्यान से, ट्वेल्थ वालों, वो कॉमर्शियल होता है नेचर में। ठीक है, और ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ये क्या करता है ना, वो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, बिजनेस को, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, बिजनेस को, बिजनेस को जो है बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ताकि बिजनेस जो है वो और क्या हो जाए, इजियर एंड प्रॉफिटेबल हो जाए, इजियर एंड प्रॉफिटेबल हो जाए, बिजनेस करना और आसान हो जाए और उससे और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। हालांकि उसके जगह पे जब सोशल की बात आती है, SI, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, तो ये सीधा इसका मतलब क्या होता है, हेल्थ केयर फॉर ह्यूमन, हेल्थ केयर फॉर ह्यूमन। और फिर इसके साथ साथ आपका आता है सैनिटेशन, जो कि बहुत जरूरी है सैनिटेशन। ये सब पॉइंट्स है। ठीक है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब चीजें में आता है। ठीक है, अब जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें जो है ना, इसमें सेंट्रल और गवर्नमेंट, ये पॉइंट लिख सकते हैं आप, एक एक पॉइंट के दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो ज्यादा इंटरेस्ट शो करती है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स, वो कम दिखाती है। क्यों? क्योंकि वो सोशल नहीं करती, वो इकोनॉमिक में एक्टिविटी में रहेगी ना यार, उसे पैसा कमाना है। आखिर सोशल कब तक चलता रहेगा, कब तक का पेट भरते रहेंगे मोरालिटी से। अब उसके लिए तो अनाज चाहिए होगा ना, अनाज किससे आता है, पैसा से आता है, तो प्राइवेट सेक्टर कितना लगाएगी, नहीं। लेकिन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, उसका काम ही है वेलफेयर का काम करना, पब्लिक वेलफेयर का काम करना मैक्रो लेवल पे। तो इसीलिए जो है वो लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना इंटरेस्ट दिखाती है। समझ में आ गया? कुछ एकदम बेसिक पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब समझ में आ गया सबको, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक में समझ में आ गया ना सबको, समझ में आया ना सबको? मेरी आवाज आ रही है सबके पास, हाँ या ना बताओ यार, कुछ भी बोलो। सब लोग सो गए क्या? खाना खाने चले गए क्या? समोसा खाने चले गए तुम लोग? बोल दिया करो यार, बहुत खराब लगता है तो रोने लगेंगे हम। बोल दिया करो यार, ऐसे मत किया करो। हाँ बोल दिया करो, आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। एक पता, हम स्लोगन लिखते हैं, तो हम एक देते हैं, पिछले बार भी स्लोगन दिए थे। स्लोगन जाता है कॉलेज में हम लोग का, BHU में, क्रैकिड के बच्चे सबसे अच्छे, है ना। एक स्लोगन जाता है, क्रैकिड के बच्चे सबसे अच्छे, तो आप वही क्रैकिड के बच्चे हैं तो सबसे अच्छे, जैसे रिप्लाई किया करो क्लास में। ठीक है, 50 रुपए काट देंगे ओवर एक्टिंग पे, एकदम काट लो यार। 450, 450 हो गया, 500 से फीस घट के। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या, बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोग बहुत सारा पॉइंट जानते भी है। सिंपल सिंपल पॉइंट है, देखते जल्दी जल्दी निकालेंगे हम लोग इसको। फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, है ना। अब इकोनॉमी का जो फंक्शनिंग है उसको फैसिलिटेट करता है। जैसे मान लो रोड बनेगा, ये बनेगा, एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर को प्रमोट करता है ना। ठीक है, सोशल सोशल में आपका कौन कौन सा आ गया, बैंकिंग आ गया, एजुकेशन आ गया, सब जब प्रमोट होगा, सब जब खुलेगा, नया नया बढ़ेगा, तो हमारा जो है इकोनॉमी भी बूम करेगा।
है ना, लोग एजुकेटेड होंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उस तरीके से। अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, एकदम सिंपल सी बात है, आप लोग खुद से लिख भी सकते हैं, एकदम उतने कैपेबल तो हैं ही, एकदम क्रैकेट के बच्चे सबसे अच्छे हैं ही, बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे थोड़ी है, बहुत अच्छे हैं। तो जो हमारा अगर इसमें रोडवेज, रेलवेज और शिपिंग ये सबको बढ़ाया जाए, तो एग्रीकल्चर जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाएगा, है ना, और जहां तक लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, जल्दी हो जा पाएगा, ईज ऑफ वर्क हो जाएगा, तो यहाँ पे लोग जल्दी मुनाफा कमा पाएंगे, हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हेल्पफुल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप करेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज सब डेवलप करने होने से हमारा इकोनॉमिक जो है वो एकदम हैंड टू हैंड डेवलप करेगा, एकदम हैंड टू हैंड, जल्दी जल्दी डेवलप करेगा। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होगा तो इसमें जो है पावर, इलेक्ट्रिसिटी सब जनरेट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, कम्युनिकेशन सब डेवलप करेगा, तो बहुत जल्दी ये सब होगा। एकदम लिखने वाली पॉइंट है, सब उतना बात करने की जरूरत नहीं है। अब बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप होगा तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब रोड होगा, अब जैसे कि मान लो जो लोग खेत में काम करते थे, अब जब मान लो उनकी अर्निंग एक महीने में 90 रुपए 100 रुपए होती थी, जैसे मान लो मेरे गांव में रोड बन गया, तो हम ऑटो चलाने लगेंगे, है ना, हम टोटो चलाने लगेंगे, और टोटो चलाएंगे तो हम डेली 50 रुपए अगर हम कमाते हैं, तो जहां हम एग्रीकल्चर से जो है हम 90 रुपए कमा रहे थे, वैसे ही हम सीधा, हमारा सेक्टर भी चेंज हो गया, एक बार हम प्राइमरी सेक्टर से बाहर भी निकल गए। डेली अगर हम 50 रुपए कमाते हैं तो हम एक महीने में 1500 रुपए कमाएंगे। तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ा कि नहीं, उनका बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा कि नहीं, वो अब अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, उनकी इनकम बढ़ी कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, बस एक रोड बनने से क्या उनका इम्पैक्ट पड़ गया, जो एग्रीकल्चर में एक एक महीने में 100 रुपए कमा रहे थे, अब वो टोटो चला चला के 1500 रुपए कमा रहे हैं, यानी 1400 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। उनका लाइफ स्टाइल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से, सिर्फ रोड के बनने से उनका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, वाटर सप्लाई बढ़ेगा, सैनिटेशन बढ़ेगा तो उनकी क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे मान लो कि वो आप प्रधानमंत्री शौचालय का जो है ना, स्वच्छता का जो बढ़ है, उसके कारण शौचालय बनाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा है, अब लोग जो बाहर खेत में जाके करते थे, क्योंकि गंदगी आता था, इससे लोग बीमार पड़ते थे, है ना, सैनिटेशन वाले में, तो इसमें जो है अब जो है यहाँ पर वो जो है वो बड़ा है। हम कंपेयर करके बता रहे हैं, 150 रुपए में क्या ही कर लेंगे, उनकी तो क्वालिटी बढ़ी ना, 100 रुपए में क्या कर रहे थे, अब 150 रुपए में तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है, 1400 रुपए का है ना। तो वो वाली हम कह रहे हैं, ठीक है। वो हम अपने से कंपेयर, आपसे कंपेयर करने को नहीं कह रहे, हम जानते हैं आप बहुत अमीर है आयुषी जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, अब ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अब ऐसे एक बात बताइए, रोड बनेगा तो रोड कौन बनवाती है, रोड सरकार बनवाती है। अब रोड जो बनवाती है, आप देखें अलकतरा बिछता है, फिर लोग झाड़ू देते हैं, जो बहुत सारे मजदूर जो होते हैं, जो खेतों में जो काम करते थे, जो सीजनल अनएम्प्लॉयड हो गए ना, यहाँ पे आप याद रखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयड हो गए, जो लोग जिन्हें काम नहीं है, अब वो रोड पे जाके झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि वो रोड बन रहा है, उन्हें सरकार पैसे रख दे रही है ना, अब डेली बेच पे उनको रखा गया मनरेगा के थ्रू। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उसमें लोग काम करेंगे, एकदम जनरली लोग काम करेंगे, लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोग एम्प्लॉयड होंगे। जैसे पटना में मेट्रो बिछाया जा रहा है ना, बहुत सारा में मेट्रो बिछाया जा रहा है, हर जगह पे लोग ट्रेन का काम कर रहे हैं, लोग पटरी अच्छे से सीधा किया जा रहा है। अब विद्युतीकरण का काम हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है लोगों में, तो वहाँ पे लोग मजदूर काम करते हैं ना, हमारे तरह देख रहे थे लोग एकदम गिट्टी निकाल रहे थे, है ना। तो मतलब उस तरीके से लोग काम होता है, लोगों को एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। अब फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग, अब एक बात बताओ, जहां पर रोड बनेगा, ये बनेगा, अब यहाँ पे बाहर की कंपनी आएंगी, अब केएफसी आके यहाँ पर जो है, यहाँ पर आकर ऑपरेट करेगी। अब केएफसी अपना ब्रांच खोलेगी, अपनी फ्रेंचाइजी खोलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब मैकडोनल्ड्स अपना फ्रेंचाइजी खोलेगा, बनारस में भी मतलब लोग मतलब खोलेंगे, बहुत सारा चीज है, अब बहुत सारा बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे खोलेगी, ठीक है, अपना मतलब फ्रेंचाइजी खोलेगी, आउटसोर्स होगा बिजनेस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आउटसोर्स होगा तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। और मतलब लेकिन वो आउटसोर्स क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे रेलवे से एयरपोर्ट बन गया है, 10 किलोमीटर के अंदर, मतलब 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर एयरपोर्ट है, तो मतलब वहाँ पे केएफसी अपना ब्रांच खोल देगी, और ब्रांच खोल देगी तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब उस ब्रांच में यहाँ का लोकल मैनेजर बैठेगा, जो भी हमारा स्किल पर्सन होगा, स्किल से लेके अनस्किल लोग तक होंगे, जो प्लेट धोने वाला होगा, जो कचरा उठाने वाला होगा, उन लोग को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से, रोड बढ़ने से, एक एयरपोर्ट बढ़ने से, जो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हर लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट होगा। ये सब पॉइंट क्लियर है, ये सब पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना बताओ, ये सब पॉइंट क्लियर है, आया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है
वो बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रूव नहीं रहा है। ठीक है, अब ये सब पढ़ने वाली चीज है, अब इसको डिस्कस करना मेरे हिसाब से जो है बहुत ज्यादा है। अब आप देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। या अभी भी लोग जो है बायोफ्यूल्स का यूज करते हैं, जैसे मान लो कि लकड़ी का इस्तेमाल करती है, जो बताए थे मतलब कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 90% जो गांव की आबादी है, वो अभी भी बायोफ्यूल्स का यूज करती है कुकिंग में। तो ये सब अभी वहां तक गैस वैस नहीं पहुंचा है। ठीक है, ठीक। अब 56% जो है वहाँ पे 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है 56% जो है वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पहुंच पाया है। 24% जो है वहां पर वाटर ही पहुंचा है यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ पे अभी योजना आई गई, हर घर नल योजना, है ना, जो मैंने आप लोग को शायद पढ़ाया भी था डेमो में, बजट वाले में शायद मैंने बताया भी था आप लोग को। ठीक है, अब पता नहीं, शायद बताया, मुझे याद नहीं है अच्छे से। नहीं बताया तो बता दूंगा आगे। क्योंकि उसका बहुत सारा पार्ट बताया, वो डेमो मैंने पढ़ाया था बस। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पर आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। ये चार्ट है, इस चार्ट को याद करना मेरे हिसाब से उतना तो शायद नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप इस ये सारे पॉइंट्स, ऊपर वाले पॉइंट्स को जब आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ट दे दिया और पूछा कि रीजन, या फिर पूछा केस स्टडी में कहीं भी पूछेगा, या रीजन असर्शन में, तो आप लोग वहां पर जो है ये सब चीजें बता सकते हैं यहाँ पे कि आखिर क्यों इस तरीके का रहा है, चाइना से इंडिया पीछे रहा है या ईयर वाइज पीछे रहा है। उसमें आप रीजन आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था। चलिए, ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, है ना। एनर्जी यहाँ पढ़ा गया। ठीक है, एनर्जी को इस बार के शायद सिलेबस में उतना वेटेज नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ने के लिए बुक में दिया था, हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि संदीप गर्ग एकदम सर्वव्यापी किताब है। दूसरा एनर्जी के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी जो बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट है, जिससे हम लोग कंजप्शन एक्टिविटीज होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी का मतलब लिखा हुआ है, एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट आउटपुट फॉर द मोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंजप्शन एक्टिविटीज, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है? कॉमर्शियल एनर्जी रेफर्स टू दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कमांड अ प्राइस, है ना, एंड यूजर्स हैव टू पे अ प्राइस फॉर देम। जैसे मान लो कि कोई कोल पेट्रोलियम जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है कमर्शियल में, कुछ बनाने में, तो उसको जो है वो कमर्शियल एनर्जी वो कही जाती है। ठीक है, अब नॉन कमर्शियल एनर्जी होता है जिसके लिए जो है हम प्राइस नहीं पे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम लोग यहाँ पे गैस वैस घर में जो है हम लोग लेते हैं, बिजनेस के लिए भी अपने मतलब हाउस होल्ड में भी जो भी कंजप्शन के लिए हम लोग लेते हैं, वो सब कमर्शियल एनर्जी में आता है। जैसे गैस लेते हैं हम लोग, कोयला लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। लेकिन नॉन कमर्शियल एनर्जी में वो होता है जो कि एकदम हम लोग फ्री फंड का एनर्जी उठाते हैं। जैसे मान लो एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, जैसे मान लो काउ डंग हो गया, डाई डंग है ना, काउ डंग केक ना, फायरवुड हो गया, ये सब चीज जो है हम लोग जो है रिन्यूएबल होता है ये सब चीज। ठीक है, सब पॉइंट है, ये सब एग्जॉस्टिबल होता है। दो तरह का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये लोग मतलब जल्दी खत्म हो जाते हैं कमर्शियल एनर्जी मतलब बेसिकली, लेकिन ये सब उतने खत्म नहीं होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉन कमर्शियल एनर्जी में क्या होता है, रिन्यूएबल भी होता है और वो सब फ्री फंड का मिलता है, तो इस तरीके का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। डिफरेंस लिखने के लिए अगर पूछ देगा आपसे, तो आप यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एनर्जी में एग्जॉस्टिबल होता है, रिन्यूएबल होता है। ठीक है, इसमें मार्केट होता है, कमांड अप्लाई होता है, लेकिन इसमें मार्केट में होता है, प्रेजेंट पीरियड में होता है। ठीक है, फायरवुड आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर ये मोस्टली यूज होता है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज में होता है, लेकिन डोमेस्टिक में होता है ना, डोमेस्टिक और कंबसन में। एक बात बताइए, एग्रीकल्चर का वेस्ट जो होता है वो कौन से कमर्शियल में यूज होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर गैस वैस का जाता है, मतलब कोई भी चाउमीन बनाने वाले, कोई भी मार्केट रेस्टोरेंट में, सब जगह गैस का यूज होता है कि नहीं? तो इसलिए वो सब जो है कमर्शियल में बेसिकली जो है, कमर्शियल में, कमर्शियल का मतलब इंडस्ट्रियल में कहीं भी जो है सीधा कमर्शियल, नॉन कमर्शियल मतलब घर में। ठीक है, चलिए, अब कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जब हम देखते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में वो सब आते हैं, ठीक है, जो कि जो है बहुत दिन से यूज किया जा रहा है, ठीक है, और वो स्टोर किया जा सकता है। जैसे मान लो कोयला और ऑयल। कोल कहाँ से आता है? जो बहुत सारे हम लोग का, जैसे बहुत सारा लोग हमारे जो पूर्वज थे, सब बहुत सारा ऐसा जमीन था, सब जमीन के नीचे दब गया, है ना, वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया, बहुत ज्यादा से मान लो इतना बीसी, इतना मतलब बिफोर क्राइस्ट, इतना बहुत सारा साल, 1500 2000 कितना भी साल पहले लोग जो दब गए, जो सब है नीचे से आ रहे हैं वो सब, है ना। अब ज्वालामुखी जो होता है अंदर में सब लावा हुआ होता है, वो सब जब उसको गलाता है फिर सूखता है, उस तरीके से वो बनता है ना, फ्यूल बनता है। ठीक है, उस तरीके से। तो कन्वेंशनल सोर्सेज मैंने बताया आपको, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो वैसा सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है जो कि बहुत टाइम से यूज हो रहा है। ठीक है, और उसे स्टोर किया जा सकता है, स्टोर यानी उसके रख सकते हैं। हम ऑयल को रख सकते हैं 10 दिनों तक, कोल को रख सकते हैं 10 दिनों तक। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल, है ना। और फिर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है इसे कोल और ये सब का जो कन्वेंशनल सोर्सेज है उनको यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे होते हैं जो कि यूज रिसेंटली यूज हो रहे हैं। जैसे मान लो सोलर एनर्जी, अभी हाल ही में आया है सोलर एनर्जी, उसका पैनल बना है, वहां से
उसको एब्जॉर्ब किया जाता है रेस को, वो स्टोर करते हैं, फिर तब वहां पे लाइट वाइट जलता है, जो भी है विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक है, बायोगैस जो है, ठीक है, उस तरीके का टाइडल पावर, विंड पावर, मतलब उस तरीके का, टाइडल मतलब वो जो टाइड आता है ना, जो ज्वार भाटा जिसको कहते हैं ना, उस तरीके से होता है, ठीक है। और जियो थर्मल एनर्जी का मतलब वैसा है, थर्मल एनर्जी मतलब जो थर्मल पावर पॉइंट जो पे सब लगे रहते हैं, ठीक है, उस तरीके का थर्मल एनर्जी जो होता है, वहां पर जो हम लोग यूज करते थे। रिन्यूएबल ये सब जो होते हैं फिर से बन सकता है ना, ये सब फिर से मतलब मिल सकता है, हर बार क्रिएट हो सकता है, लेकिन जो है लेकिन जो है कन्वेंशनल में क्या था कि ये नॉन रिन्यूएबल है। एक बार कोल की खपत हो गई, एक बात बताओ, जैसे कि मान लो क्या चिंतिया जी जो है, अब मान लो कि एकदम बाटी बना रहे हैं अपने घर पे, ऊपर में लिट्टी बना रहे हैं, एकदम कोयले पे जो भी बना रहे हैं। अब एक बार जो कोयला या फिर कोई भी चीज जला दिया, खत्म हो गया, खराब हो गया, क्या उसको फिर से वो मतलब जला सकते हैं, या फिर से उसको नया लेना पड़ेगा, है ना, फिर से लेना पड़ेगा, तो वो सब जो होते हैं वो कन्वेंशनल में आते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अब जैसे कि मान लो सोलर एनर्जी को वो, जैसे बहुत सारा ऐसा लाइट होता है जो सोलर एनर्जी को जो है, वो जो है वहां पे सोलर एनर्जी पे वहां पर जो है वहां पर होता है, ठीक है। तो फिर अब उसका यहाँ पर क्या है कि बार बार होता है, धूप एक दिन थोड़ी आता है, धूप हर दिन आता है, ठीक है, तो ये बार बार आप उसको ले सकते हैं। ये हो गया अंतर हमारा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब उसका देख सकते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, धुआं निकलता है, काला काला निकलता है यहाँ पे, लेकिन ये सब पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली है ना, ये एक्सपेंसिव होते हैं, ये नॉन एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि फ्री का भी मिल जाता है ना, तो ये चीज हमारा एनर्जी में आता है। अब आप कंजम्पशन पैटर्न जब आप एनर्जी का जब पढ़ेंगे देश में, तो इन सब देश आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 74% टोटल एनर्जी जो है वो कमर्शियल एनर्जी में कंजम्पशन किया जाता है, ठीक है, जिसमें कोल का लार्जेस्ट शेयर है 54% का। ये सब आंकड़ा डेटा है, आप यहाँ से आप खुद से पढ़ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, पावर में देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बताने की जरूरत नहीं कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखिए अब यहाँ पे सीधा सीधा पढ़ते हैं कि सोर्सेस ऑफ पावर जनरेशन। अब पावर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे कैसे जनरेट हो रही है, थर्मल पावर के थ्रू। व्हेन पावर इज जनरेटेड आउट ऑफ कोल ऑयल और नेचुरल गैस के थ्रू जब होता है, उसे थर्मल पावर होता है ना। 67% जो है, जो पावर जनरेशन का जो है, जो भी पावर जनरेट होता है उसका 67% जो है वो थर्मल पावर जो है, यानी जो हमारा कोल ऑयल और नेचुरल गैस के थ्रू जो है जनरेट किया जा रहा है, जबकि बाकी सबके थ्रू, बाकी अब बाकी कौन कौन सा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब जो पानी का जो धारा होता है ना, उससे जो हमारा करंट जनरेट किया जाता है, ठीक है, फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होता है, और हाई डैम जो होता है, इन सब का डैम होता है, डैम से जो होता है, डैम लगाया जाता है, डैम से पानी को फ्लो किया जाता है, फिर वहां का जो करंट जो होता है वो ऊपर से पानी नीचे गिरता है, फिर उसका एनर्जी सेव करके वहां पे मशीन लगे होते हैं, फिर वहां से एनर्जी कंजर्व किया जाता है, तो उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर आपको पता है, यूरेनियम, थोरियम, एकदम प्लूटोनियम, प्लूटोनियम जो मिलता है इससे जो है, इसका जो भी इसका जो भी न्यूक्लियस होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उससे जो है हमारा न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिक किया जा रहा है। ये 1970 से जो है 71 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया व्हाट इज थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, न्यूक्लियर पावर क्या होता है, ठीक है। यूरेनियम थोरियम का आप लोग जिक्र कर देंगे वहां पे, ठीक है। अब वहां से आप देख सकते हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ये टेबल शो करता है कि थर्मल पावर में कितना है, आप देख सकते हैं 67 थर्मल है, 13.60 देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, और फिर उसके बाद 2.10 न्यूक्लियर से पावर है, और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम क्लियर कट आप देख सकते हैं, पूरा मिला के 100% बन जाता है जितना भी पावर कंजम्पशन है। चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर। अब क्या क्या चैलेंज है पावर सेक्टर में, आप देख सकते हैं क्या क्या चैलेंज है पावर सेक्टर में। अब पावर सेक्टर में जो भी चैलेंज आप देख सकते हैं, इन एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आपको पता है कि देश में जो है ना, सिर्फ एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो है ना, मतलब जो भी हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है, इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी नॉट सफिशिएंट टू फीड एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, मतलब 7 to 8% ही मतलब वो फीड कर पाता है, मतलब सफिशियंट नहीं है, ठीक है। इंडिया को अपनी कमर्शियल एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा 7% से, मतलब इस तरीके का डेटा पे ये बात किया जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया के पास जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट किया, मतलब जो नीड है उसके अकॉर्डिंग इनएडिक्वेट जनरेशन है, उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी।
तो कोई भी कैपेसिटी है, जो भी प्लांट है, जो भी लोड फैक्टर, जो भी प्लांट वहाँ पे लोड है, अब उसमें जितना कैपेसिटी है उसका, उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं किया। मान लो कि 10 मशीन लगा हुआ है, 7 खराब है, 7 चल रहा है, 3 खराब है, तो आपको लगता है कि उसका जितना कैपेसिटी था 10 मशीन का उतना जनरेट हो पा रहा होगा? नहीं हो पा रहा होगा ना। ठीक है, नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं पुअर परफॉर्मेंस। अब जैसे बहुत सारे देखिए कि जो हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, पुअर परफॉर्मेंस है, लाइट कट जाता है, शहरी क्षेत्रों में लाइट कटता है। ठीक है, इन सब चीजों में तो वो लोग उतना सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा लॉस होता है, अब इलेक्ट्रिसिटी फालतू बर्बाद होता है। तीसरा पुअर परफॉर्मेंस है, शॉर्टेज ऑफ इनपुट थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब चीज का जो है वहाँ पे शॉर्टेज है। रॉ मटेरियल का मतलब है। अब कोल जो है, अब कोल आपको क्या लगता है, कोल बहुत मतलब लिमिटेड मात्रा में है, तो उसको खर्च करने में भी इंसान मतलब थोड़ा सा सोचता है, खर्च करेंगे ये फिर से तो बनेगा नहीं, नॉन रिन्यूएबल है। हम लोग अब प्लास्टिक यूज करते हैं, पहले के लोग प्लास्टिक यूज नहीं करते थे, इस कारण से कोल बन भी गया। अब प्लास्टिक सड़ता है ना गलता है, तो कोल कहाँ से बनेगा? अब क्या लगता है, अब आगे 2000 साल के बाद जो लोग हैं उनको कोयला मिलने वाला है? सब खा खा के, सब हम लोग खा खा के कोयला खत्म कर देंगे, लेकिन उन लोगों को कोल मिलेगा नहीं। प्लास्टिक यूज करते तो कोई गलता ही नहीं है कभी जमीन में नीचे जाने से। तो इसलिए ये सब चीजें, शॉर्टेज ऑफ इनपुट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। अब प्राइवेट के लोग जो है इसमें, जो जैसे ये सोशल बेनिफिट्स है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, तो उसमें वो लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते नहीं है ना, तो इसलिए वो सब अपना नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण से जो है दिक्कत है। अब पब्लिक कोऑपरेशन है, अब पब्लिक जो है वहाँ पे जो है हाई पावर का टैरिफ है उसको जो है नहीं करती है ना। बहुत सारा पावर कट भी होता रहता है, तो उसको लोग प्रमोट नहीं करते। मान लो कौन चाहता है कि बिजली का बिल बढ़ जाए? सब लोग चाहते हैं हमेशा कि घट जाए, घट जाए, घट जाए, लेकिन उसका कॉस्ट नहीं मतलब निकल पाता है, तो लोग बिजली वहाँ पे भी नहीं पहुंच पाती है ना। अब जैसे गाँवों में लोग हैं, गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो बिजली को नहीं मतलब वो उतनी बिजली, उतना उनका इनकम नहीं है एग्रीकल्चर से, इस कारण से वो नहीं अवेल कर पाते, इस कारण से उनके घर में बिजली वो नहीं है, वो बिजली बिल नहीं पे ऑफ कर पाते हैं। तो इस तरीके का ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पे दिल्ली का भी एक केस है, वहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली का केस है कि 4 तरीके का वहाँ पे सेक्टर बदलाया था। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, लेकिन अब 2 तरह की चीजें वहाँ पे डिलीवर करती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है अभी, वहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रिक का सिस्टम है वहाँ पे अच्छा नहीं है। ठीक है। अब CFL एलईडी है, CFL का देख सकते हैं कम्पैक्ट, ये सब आप पढ़ सकते हैं क्योंकि सब वो आ सकता है, पढ़िएगा, इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस। अब जो पावर का जो हमारा क्राइसिस है, अब उसे कैसे मीट किया जाए, है ना। पावर को जो हमारा क्राइसिस है, अब उसे कैसे मतलब हम लोग देखा जाए उस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग पावर का जो भी हमारा क्राइसिस है उसे कैसे मीट किया जाए, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ PLF। इसके पहले सब लोग को समझ में आ गया जो पॉइंट मैंने समझाया? इसके पहले आप लोग को समझ में आ गया जो पॉइंट मैंने समझाया? बता दो यार, हाँ या ना बता दो प्लीज, प्लीज, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। समझ में आ गया, क्लियर है ना सबको पॉइंट? बाकी लोग चले गए क्या क्लास छोड़ के? ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे देखेंगे। मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस। मेजर टू मीट पावर क्राइसिस। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा, जैसे वाले इंप्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा प्लांट का जो फैक्टर है, जो भी जैसे मान लो प्लांट लोड फैक्टर कहने का मतलब है कि बहुत सारा थर्मल एनर्जी से, जैसे मान लो थर्मल से 67% जो हमारी एनर्जी आती है, तो हम उसमें और प्लांट लगाएंगे, और मशीन लगाएंगे ताकि उससे और जनरेट किया जा सके बिजली। तो इसलिए उसमें जो है ना, उसमें जो है ये प्लांट लोड फैक्टर जो भी यहाँ पर है, मतलब उसमें लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे 10 है, यहाँ पे 10 बताए, 10 में 7 काम करे थे, 3 काम नहीं करे थे, तो जो 3 काम नहीं करे थे, 3 को काम करने के साथ साथ प्लांट लोड फैक्टर के साथ 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 जो उसे अपडेट करना, अपग्रेड करना भी जरूरी था कि और अच्छे से और ज्यादा मात्रा में और एक मतलब उसका कैपेसिटी बढ़ाया जाए बिजली का, है ना। तो इस तरीके से जो है प्लांट लोड फैक्टर के थ्रू उसमें जो है इंप्रूवमेंट लाया जाए। प्लांट प्लांट लोड फैक्टर का मतलब ही है कि उसमें और प्लांट लोड किया जाए, है ना, इसका मतलब ये प्लांट लोड फैक्टर। अब इसके बाद हमारा आता है कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस है, ट्रांसमिशन में लॉस है ना, उसको कंट्रोल किया जाए। अब जैसे कि मान लो आप लोग ये देखे थे एक मूवी, बत्ती गुल मीटर चालू। मूवी देखे थे आप लोग, बत्ती गुल मीटर चालू? बत्ती गुल मीटर चालू देखे थे मूवी? उसमें उत्तराखंड का बताया गया था, उसमें बिजली विभाग के बारे में बताया गया था पूरा, देखे होंगे लास्ट में। तो उसमें जो शाहिद कपूर जी होते हैं वो लास्ट में एक उन लोग को वो बताते हैं ना कि आप मीटर में छोटी सी लाल बत्ती जलती रहती है, उस कारण से आपको उतना बिजली वहां पे खपत होता है, उसके कारण आप इतना लोगों का पैसा लेते, इतना लेते हैं। याद है आपको वो जो लाल बत्ती छोटा सा वो भी नोट किया गया था?
जो जलती रहती है, फिजूल का याद है आपको, बताया बोला था कि लाल बत्ती छोटी सी जलती रहती है मीटर में, ऐसे वैसे करके कुछ भी। एक बात बताओ, अगर उस मीटर को लाल बत्ती जो जल रहा है वहां पे, उसको वहां पर से जब हटा दिया जाए, मान लो उसमें वो इतना बिजली नहीं खर्च किया जाए, तो फिर आपको क्या लगता है ना कि जो बिजली उससे बचेगा, तो फिर उसके बाद वो आगे और मान लो उससे कितना बल्ब जल सकता है घर में। अगर जितना मीटर लगा है एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का बोर्ड का, अगर वो बल्ब का वो नहीं जलाया जाए या कुछ उसका अगर इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए, तो कितना घर रोशन हो सकता है ना। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का मतलब यही है। आप यहाँ पे आप ये सब एग्जांपल में मेंशन कर सकते हैं। अगर इसको किस इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए, तो यहाँ पे जो है पावर यूटिलिटी बढ़ जाएगी, उसका फाइनेंशियल हेल्थ भी बढ़ सकता है। ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अब सीधा सी बात है, अब और लगाइए थर्मल पावर स्टेशन, और प्रोडक्टिव जो हमारा कैपेसिटी है उसको आप इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए, जो भी अंडर यूटिलाइज है। ठीक है। न्यू मीटर में 4 लाइटें, देखो आज चिंता बता रहे हैं, न्यू मीटर में 4 लाइटें है ना। अब 4 का क्या जरूरत है भाई, अब वो लाइट से तुम पढ़ाई करते हो, उस लाइट से क्या करते हो, कुछ करते हो, कोई नीड समझ में आ रहा है तुमको, कुछ नहीं नीड समझ में आ रहा है। बहुत हुआ तो एक तो बहुत है, अब आप देखना चाहते हैं कि मीटर एक्टिव है या नहीं, या किस में है, आप हला ब्लू लाल जो भी आप लगाना चाहते हैं। ठीक है। तो 4 लगाने का कोई फायदा नहीं है, 3 का तो लाइट वो वेस्ट हो रहा है ना यार, तो वही वाली बात है। और वो वेस्ट होता है तो इससे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है, वो लाइट जब वेस्ट होता है तो मान लो इससे क्या होता है, बिजली महंगी होती है, बिजली महंगी तो जो हमारे गाँव में लोग वो लोग नहीं मतलब वो मतलब ले पाते हैं, है कि नहीं। बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है, एक चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। ठीक है। तो जैसे मान लो इंक्रीज इन प्रोडक्टिव वो हो गया प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अब प्रोमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अब इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप लोग देख लो ना कि इलेक्ट्रिसिटी में जो है रिलायंस वगैरह हो गई, बहुत सारी कंपनीज अब इस पर इंटरेस्ट दिखा रही है, अब गवर्नमेंट इस पर डिसइन्वेस्ट कर रही है ना। जैसे कि बहुत सारे पहले था कि गवर्नमेंट इसको चलाती थी, लेकिन अब इसका बहुत सारा शेयर वो बेच रही है, अब ये कर रही है। तो इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर कोई भी काम करती है तो बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करती है। अब ये हमारा बेसिक नीड में आता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक बेसिक नीड में है। अब सब लोग चाहते हैं कि घर में रात में पढ़ाई करें, सब लोग चाहते हैं मेरे घर में बल्ब जले, सब लोग चाहते हैं, गांव का भी किसान चाहता है कि घर में कम से कम एटलीस्ट पीला बल्ब भी जले, ताकि हम लोग को कुछ दिखे, हमारे बच्चे पढ़ाई करें, लालटेन में नहीं पढ़े, किरासन तेल के भरोसे नहीं बैठे, है ना। तो इसीलिए जो है वो प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है लार्ज स्केल पे, ताकि वो सामने आए और आकर जो है यहाँ पर अब इंडिया जो है विंड पावर का 5th लार्ज प्रोड्यूसर है, क्योंकि उसमें 95% इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। ठीक है। तो आप एक यहाँ पे आंसर में सपोर्ट में यहाँ पे आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगला हमारा आता है इनकरेज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब रिन्यूएबल सोर्सेज का जो है यूज जो है हमें इंकरेज करना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि मान लो रिमोट एरियाज में बहुत सारे, जैसे मान लो कि वहां पर जो है विंड पावर है, जैसे मान लो पहाड़ों पर हवाएं चलती है, तो आप विंड पावर विंड मिल बैठाना चाहिए, उन लोग को वहां पर जो है इंकरेज करना चाहिए। ठीक है। चीजों को जैसे मान लो थर्मल पावर, जैसे मान लो डैम वगैरह जहाँ पे नदी वगैरह है, थर्मल पावर से वहां पर जो है लोग को बिजली देने के लिए करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे मान लो सोलर एनर्जी जहाँ पे धूप ज्यादा होती है, जैसे मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जो एरिया है, हमारा साउथ का एरिया है, जो हमारा सेंट्रल का एरिया है, उन सब में जो है बढ़ाना चाहिए, ताकि जो सोलर एनर्जी पैनल से वो लोग लें, है ना। तो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल, अब हाइड्रो पोटेंशियल जो इसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मान लो कि इंडिया का एस्टिमेटेड पोटेंशियल जो है 1.5 लाख मेगावाट है। ठीक है। लेकिन अभी तक उसी पोटेंशियल का जो है वहां पर 21.4 जो है पोटेंशियल जो है वहां पर डेवलप किया गया है। तो इसलिए उसको जो है हाइड्रो पावर को जो है डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरा फुल कैपेसिटी का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जरूरतें बढ़ रही हैं, रिसोर्सेज कार्स नहीं है, रिसोर्सेज कार्स इसलिए यहाँ पर अब समझ में आ रहा है, जो इकोनॉमिक्स का नॉर्मल सा पैटर्न है, क्योंकि हमारा पोटेंशियल ही डेवलप नहीं है। अब अदर मेजर्स में देखा जाए, तो अदर मेजर्स का सीधा सीधा रीजन यही होता है कि इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, बेटर रिसर्च किया जाए, डेवलपमेंट एफर्ट लगाया जाए, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बढ़ाया जाए। जैसे मान लो छोटा जगह है, छोटी छोटी नदियां हैं, तो वहां भी डैम बिठाया जाए, और वहां भी इनोवेट करके टेक्नोलॉजिकल जो भी करके वहां पर चीजों को बढ़ाया जाए, और वहां पे जो वहां से बिजली जनरेट की जाए, ताकि हम लोग फुल कैपेसिटी में बिजली ले सके, और कम पैसे में जो है गांवों तक भी बिजली पहुंचा सके। यहाँ तक लोगों को क्लियर है, चैप्टर बहुत सारा आगे बचा हुआ है, हेल्थ पूरा बच गया, सब चीज एकदम बच गया है, जो कि आगे क्लियर होगा। देख रहे हैं आप लोग, हम नीचे करते जा रहे हैं, इतना सारा चीज बचा हुआ है, क्योंकि आज शायद पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके बाद प्रांकुर भैया का भी क्लास है। मेरे हिसाब से क्लास को रोकना बहुत यहाँ पे सही रहेगा, मेरे हिसाब से 1 घंटे की क्लास हो भी चुकी है। तो जो लोग यहाँ पे हम मेरा बैकअप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, यार बताओ, ट्रांसमिशन मतलब देखो, ट्रांसमिशन मतलब सर मान लो कहने का मतलब है कि जो हमारा बिजली क्या जनरेट होना, बिजली का ट्रांसमिशन जैसे का मतलब है करंट का ट्रांसमिशन होना, है ना।
आप लोग एसी-डीसी पढ़े होंगे ना कि करंट का ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि मान लो जो हमारी पन बिजली जिसको बोला जाता है ना, जो पानी से बिजली बनाया जाता है, जो उसका करंट आता है, करंट जो भी आता है, तो करंट में जो भी फ्लो है, जो करंट का फ्लो है, उससे इलेक्ट्रिसिटी के करंट में ट्रांसमिट करना उसको, ट्रांसमिशन करना, जो मशीन के जो डिफरेंट मशीन्स लगी होती है डैम्स में, जो कि ट्रांसमिशन करती है ना? उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन। जैसे विंड, अब हवा चल रहा है, अब हवा आता है, अब मेरे शरीर में लगता है तो क्या इलेक्ट्रिक करंट दौड़ जाता है? नहीं ना। अब उसमें देखेंगे कि जो हवा जो चलता रहता है, गोल-गोल पंखी लगा होता है, उसके बीच में जो होता है मशीन लगा होता है, उस हवा को काटता है और हवा को लेकर बीच में मशीन जो है उसको ट्रांसमिट करता है करंट में, तब वो जाकर स्टोर होता है ना? तो इसे कहा जाता है ट्रांसमिशन। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है सब चीजें? मुस्कान, क्लियर है? आप लोग सबको चीजें क्लियर हैं? क्लियर हैं चीजें? ठीक है, तो हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। तो वीडियो को जब लोग आप लोग देखिए, बैकअप देखिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए मेरे क्लास के बारे में, सबके क्लास के बारे में। क्लासेस चल रही हैं, ठीक है,